हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी मैथ्स पेडागोजी की क्लास है। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। जो आपकी पेडागोजी है वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में सेम रहती है। तो आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं, गणित की प्रकृति। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज ये टॉपिक हम करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जानना है कि गणित क्या है। गणित एक महत्वपूर्ण विषय है, अतः गणित की शिक्षा देने से पहले यह जानना आवश्यक है कि गणित है क्या। आप बच्चे को गणित पढ़ा रहे हैं तो पहले बच्चे को यह भी तो पता होना चाहिए ना कि गणित है क्या, इसकी शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए। भाई क्या आवश्यकता है कि आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं, गणित क्यों आवश्यक है और इसकी प्रकृति कैसी होती है। तो हमारा टॉपिक क्या है बेटा, गणित की प्रकृति। आज हम ये समझने वाले हैं। तो बेटा गणित एक महत्वपूर्ण विषय है। आप अपनी डेली लाइफ में देखिए, आप कहीं दुकान से कोई सामान लेते हैं, आप सब्जी वाले के पास से सब्जी लेते हैं, कुछ भी लेते हैं तो आप पैसे देते हैं, तो आप कैसे हिसाब लगाते हैं ना। तो क्या है, गणित का ज्ञान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो यही कहा गया कि गणित जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है और गणित की शिक्षा देने से पहले ये जानना आवश्यक है कि गणित है क्या और इसकी शिक्षा क्यों दी जाए और इसकी प्रकृति कैसी है। चलिए अगला पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पे कि गणित की बहुत सारी परिभाषाएं बताई गई हैं। जो गणित है उसकी कई सारी परिभाषाएं बताई गई हैं। जैसे गणित संगठनों का विज्ञान है, गणित मापन, दिशा एवं परिमाण का विज्ञान है। वास्तव में गणित का अर्थ उसके नाम में ही है। गणित का क्या अर्थ है? गणना करना। गणित में आप क्या करते हैं? गणना ही तो करते हैं। अर्थात गणित जो है वो गणना का विज्ञान है। गणित विषय का आरंभ कहाँ से हुआ? गिनती से हुआ है। तो जो बेटा गणित है वो क्या है? गणना का विज्ञान है। और गणित का आरंभ कहाँ से हुआ है? गिनती से हुआ है। आगे बढ़ेंगे हम। वास्तव में गणित का शाब्दिक अर्थ है वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो। जो गणित है बेटा इसमें किसकी प्रधानता होती है? गणनाओं की प्रधानता होती है। इसी प्रकार गणित के संबंध में दी गई मान्यताओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि गणित अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का वह विज्ञान है जिसकी सहायता से परिमाण, दिशा तथा स्थान का बोध होता है। गणित की सहायता से आपको परिमाण, दिशा और स्थान का बोध होता है। गणित क्या है? गणित अंक, अक्षर और चिन्ह आदि के संकेतों का वो विज्ञान है जिसकी सहायता से आप दिशा, स्थान, परिमाण आदि का बोध होता है। गणित विषय का आरंभ जो है कहाँ से हुआ है? गिनती से हुआ है। और संख्या पद्धति इसका एक विशेष क्षेत्र है। जो संख्या पद्धति है बेटा वो इसका एक विशेष क्षेत्र है जिसकी सहायता से गणित की अन्य शाखाओं को विकसित किया गया है। तो गणित का आरंभ कहाँ से होता है बेटा? गिनती से होता है। कुछ परिभाषाएं हैं यहाँ पर। लॉक ने क्या कहा कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत का विकास होता है। जो गणित है बेटा इससे क्या होता है? बच्चे में तर्क करने की आदत का विकास होता है, तर्क शक्ति बढ़ाता है, बच्चा तर्क करता है। तो लॉक ने क्या कहा कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन मस्तिष्क में तर्क करने की आदत का विकास होता है। अच्छा, अगली परिभाषा किसने दी? मार्शल एच स्टोन के अनुसार गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है। और वास्तव में गणित कैसा विषय? अमूर्त है। गणित जो है एक अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है। कैसे मिलकर बना है? अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है। इस तत्व को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। तो गणित क्या है? अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है। क्या है गणित? अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है और ये अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है और इस तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। चलिए अगली परिभाषा किसके अनुसार है बेटा? हॉगबेन के अनुसार गणित क्या है? सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। इन्होंने क्या बताया कि जो गणित है वो सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। रोजर बेकन के अनुसार गणित सभी विज्ञानों का
सिंह द्वार एवं कुंजी है। जो गणित है वो सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है। अगली परिभाषा किसके अनुसार है? बोस के अनुसार, प्रोफेसर बोस के अनुसार। इन्होंने क्या बताया? हमारी पूर्ण सभ्यता जो प्रकृति के उपयोग तथा बौद्धिक गहराई पर निर्भर करती है, इसकी वास्तविक बुनियाद जो है वो गणितीय विज्ञान है। क्या कहा इन्होंने बेटा? हमारी पूर्ण सभ्यता जो प्रकृति के उपयोग तथा बौद्धिक गहराई पर निर्भर करती है, इसकी वास्तविक बुनियाद गणित विज्ञान, गणितीय विज्ञान है। और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार गणित मापन, मात्रा तथा परिमाण का विज्ञान है। क्या है? गणित मापन, मात्रा, परिमाण का विज्ञान है। किसके अकॉर्डिंग? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर गणित के संबंध में हम ये कह सकते हैं, जो हमने अभी परिभाषाएं पढ़ी हैं बेटा, उनके हिसाब से हम गणित के बारे में क्या कह सकते हैं, उनको अगर ध्यान में रखा जाए तो हमें क्या समझ में आता है कि गणित जो है स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है। जो गणित है बेटा वो किसका? स्थान का और संख्याओं का विज्ञान है। गणित में संख्याएं होती हैं। गणित की शुरुआत ही कहाँ से होती है? गिनती से होती है ना? गणित का अर्थ क्या है? गणना करना है। गणित जो है वो गणनाओं का विज्ञान है। अगला पॉइंट क्या है इसमें? गणित जो है वो गणनाओं का विज्ञान है। गणित माप तौल यानी मेजर करना, मापना, मात्रा बताना और दिशा का विज्ञान है। जो गणित है वो माप तौल, मात्रा और दिशा का विज्ञान है। गणित जो है विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित तथा यथार्थ शाखा है। जो गणित है बेटा वो क्या है? विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित तथा यथार्थ शाखा है। गणित में मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? गणित में मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। गणित का जो विज्ञान है, जो गणित है वो क्या है? एक अमूर्त रूप है। गणित जो है वो विज्ञान का कैसा रूप है? अमूर्त रूप है। कैसा है बेटा? अमूर्त रूप है। गणित जो है वो तार्किक विचारों का विज्ञान है। कैसा है? तार्किक विचारों का विज्ञान है। गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत क्या होती है? स्थापित होती है। क्या होती है बेटा? आपको तर्क करने की आदत स्थापित होती है। गणित आगमनात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान है। कैसा? गणित जो है वो आगमनात्मक और प्रायोगिक विज्ञान है। गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गणित कैसा विज्ञान है? गणित ऐसा विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। और जो गणित के नियम और निष्कर्ष होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ होते हैं और सार्वभौमिक होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। गणित की प्रकृति। अब यहाँ से हम समझेंगे कि गणित की प्रकृति क्या है। प्रत्येक विषय को पढ़ाने के कुछ उद्देश्य होते हैं। सबसे पहले हमने ये जाना कि गणित क्या है, उसको क्यों पढ़ाया जाना चाहिए। भाई आप किसी को कोई विषय पढ़ा रहे हैं, आप सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप पहले ये तो जानेंगे कि ये क्यों जरूरी है, आपको सीटेट पास करना क्यों जरूरी है, तो पहले तो आप ये जानेंगे ना। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि गणित क्या है, उसे उसकी शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए, फिर कुछ परिभाषाएं हमने समझी, फिर उन परिभाषाओं में जो हमने समझा कि गणित है क्या वो जाना। अब हम पढ़ेंगे गणित की प्रकृति, जो इसका नेचर है, मैथमेटिक्स का जो नेचर है वो उसे समझेंगे। प्रत्येक विषय को पढ़ाने के कुछ उद्देश्य होते हैं तथा साथ ही साथ उसकी संरचना होती है। कोई भी विषय आप पढ़ा रहे हैं तो उसको पढ़ाने के कुछ उद्देश्य है। अगर आप अभी ये क्लास देखेंगे तो इस क्लास को देखने का आपका भी कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर होगा, जिसके आधार पर उस विषय की प्रकृति निश्चित होती है। अब इसमें क्या कहा कि कोई भी विषय है तो उसके कुछ उद्देश्य होते हैं और उसकी कुछ संरचना होती है, जिनके आधार पर उस विषय की जो प्रकृति है वो निश्चित होती है। गणित विषय की संरचना अन्य विद्यालय विषयों की अपेक्षा जो है अधिक मजबूत और शक्तिशाली है। जो गणित विषय है उसकी संरचना, आप स्कूल जाते हैं बेटा, आप कई सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उनमें जो गणित है उसकी संरचना क्या है? अधिक मजबूत है और शक्तिशाली है, जिसके कारण गणित अन्य विषयों की तुलना में अधिक स्थायी तथा महत्वपूर्ण है। जो गणित है बेटा आपका वो अन्य विषयों की तुलना में
अधिक स्थायी है और महत्वपूर्ण है। गणित विषय की एक अलग प्रकृति है। क्या है बेटा? इसकी एक अलग प्रकृति है जिसके आधार पर हम उसकी तुलना किसी अन्य विषय से कर सकते हैं। जो गणित है इसकी भी अपनी एक प्रकृति है, एक अलग प्रकृति है जिसके आधार पर हम इसकी तुलना जो है अन्य विषय के साथ कर सकते हैं। किन्हीं दो या दो से अधिक विषयों की तुलना का आधार क्या होता है बेटा? उन विषयों की प्रकृति होती है। आप कोई दो सब्जेक्ट हैं, आप उनके बीच में अगर तुलना कर रहे हैं तो उस तुलना का आधार क्या है बेटा? जो वो सब्जेक्ट है, जो वो विषय है, उसकी जो प्रकृति है वही तो उनके बीच में तुलना का आधार है। तो यही कहा गया कि दो या दो से अधिक विषयों की तुलना का आधार क्या है? उन विषयों की प्रकृति है जिसके आधार पर हम उस विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। गणित की प्रकृति को निम्न बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। जो आपका मैथमेटिक्स है इसका नेचर कैसा है उसको कुछ बिंदु दिए गए हैं जिनके द्वारा हम इसको समझेंगे। गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा तथा मापन या फिर मापतौल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। भाई गणित जो है बेटा, आप गणित से संख्याएं सीखते हैं, नंबर्स का पता चलता है आपको, स्थान, दिशा, है ना, मापतौल, ये सब ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? आपको मैथ से प्राप्त होता है, गणित से प्राप्त होता है। गणित जो है उसकी अपनी भाषा है। जो गणित विषय है उसकी अपनी भाषा है। भाषा का तात्पर्य गणितीय पद, गणितीय प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत तथा संकेतों से है जो विशेष प्रकार के होते हैं तथा गणित की भाषा को जन्म देते हैं। तो जो गणित है बेटा उसकी अपनी भाषा है। अब भाषा से क्या तात्पर्य है? गणितीय पद है, गणितीय प्रत्यय है, सूत्र है, फॉर्मूला है, उसमें सिद्धांत है, कुछ साइंस है उसमें, है ना। तो ये क्या है बेटा? ये सब क्या है बेटा? ये जो है ये विशेष प्रकार के होते हैं। तो ये क्या है? जो गणित की भाषा को ये सब कुछ जन्म देते हैं। कुछ उसमें साइन होते हैं, है ना, कुछ थ्योरीज पढ़ते हैं आप, कुछ प्रिंसिपल पढ़ते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ मैथमेटिकल टर्म्स होती हैं। तो ये सब क्या है बेटा? ये अलग अलग प्रकार के विशेष प्रकार के होते हैं और ये क्या करते हैं? गणित की भाषा को जन्म देते हैं। गणित के जो ज्ञान का आधार है वो क्या है बेटा? हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। क्या है बेटा? जो गणित है उसके ज्ञान का आधार क्या है बेटा? हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। गणित के ज्ञान का आधार जो है वो निश्चित है और उस पर विश्वास किया जा सकता है। जो गणित है उसके ज्ञान का आधार क्या है? हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। ये समझ में आ गया। दूसरा क्या है बेटा कि जो गणित का ज्ञान का आधार है वो कैसा है? वो निश्चित है और उस पर विश्वास किया जा सकता है। गणित का ज्ञान यथार्थ, क्रमबद्ध, तार्किक तथा अधिक स्पष्ट होता है जिससे उसे एक बार ग्रहण करके आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। तो जो गणित का ज्ञान है बेटा वो कैसा है? यथार्थ है, क्रमबद्ध है और तार्किक है और अधिक स्पष्ट है। उसे एक बार आपने ग्रहण कर लिया तो आप उसे आसानी से नहीं भूल पाते। गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है। जो गणित है उसमें अमूर्त प्रत्ययों को किसमें? मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है, साथ ही उनकी व्याख्या भी की जाती है। तो ये ध्यान रखेंगे आप बेटा, गणित जो है उसमें अमूर्त प्रत्ययों को किसमें? मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है और उसकी व्याख्या की जाती है। गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं। अगर आपने कोई नियम पढ़ लिया, कोई सूत्र पढ़ लिया तो वो सभी जगह समान है। ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ और है और कहीं और कुछ और हो जाएगा। अगर आपने कहा कि 2 + 2 4 है तो ये सभी जगह 4 ही होंगे। ऐसा नहीं हो जाएगा कि यहाँ पे 2 + 2 4 है तो कहीं और 2 + 2 आप 6 कर दोगे। ऐसा नहीं हो सकता। इसके इसी तरीके से इसके जो सूत्र हैं, जो सिद्धांत है, जो नियम है, वो क्या है? सभी जगह एक समान है और ये सभी जगह एक समान रहते हैं। कहीं ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ है तो कहीं और कुछ है। तो जिससे क्या होता है? उसकी जो सत्यता है उसकी जांच किसी भी समय और किसी भी स्थान पर की जा सकती है। भाई गणित के जो नियम है, सूत्र, सिद्धांत, वो सभी जगह एक समान है। तो जो उसकी सत्यता की जांच आप कहीं भी कर लो और किसी भी समय कर लो। जब सब जगह एक ही चीज है तो कहीं भी जांच लो, किसी भी समय जांच लो। तो क्या है कि जो है इसके सिद्धांत सब एक जगह समान होते हैं और इसमें काफी विश्वसनीयता होती है ना। चलिए, गणित के अंतर्गत संपूर्ण वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं के परस्पर संबंध,
गणित के अंतर्गत संपूर्ण वातावरण में जो वस्तुएं पाई जा रही हैं उसके परस्पर संबंध तथा संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गणित के अध्ययन से प्रत्येक प्रश्न तथा जो सूचना है वो कैसी स्पष्ट होती है तथा उसका एक संभावित उत्तर निश्चित होता है। गणित में विभिन्न नियमों, सिद्धांतों और सूत्रों आदि में संदेह की संभावना नहीं रहती है। क्या नहीं होता? किसी तरीके कोई संदेह नहीं होता है। गणित के अध्ययन से आगमन, निगमन तथा सामान्यीकरण की योग्यता विकसित होती है। गणित के अध्ययन से आगमन, निगमन तथा सामान्यीकरण की योग्यता विकसित होती है। गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। गणित के अध्ययन से क्या होता है बेटा? बालकों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। गणित की भाषा सुपरिभाषित, उपयुक्त तथा स्पष्ट होती है। गणित के ज्ञान से बालकों में प्रशंसात्मक दृष्टिकोण तथा भावना का विकास होता है। तो जो गणित की भाषा है वो कैसी है? सुपरिभाषित है, उपयुक्त है और स्पष्ट होती है, और इसके ज्ञान से बालकों में प्रशंसात्मक दृष्टिकोण तथा भावना का विकास होता है। गणित से बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। जो गणित है बेटा उससे क्या होता है? बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। गणित में प्रदत्त सूचनाओं को आधार मानकर संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो जो गणित है बेटा इसमें जो सूचनाएं होती हैं उसको आधार मानकर क्या होते हैं? निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गणित के ज्ञान का उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में जैसे भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अन्य विषयों के अध्ययन में भी किया जाता है। तो जो गणित का ज्ञान है बेटा, गणित का ज्ञान है जो वो विज्ञान की विभिन्न शाखाएं कौन कौन सी? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान तथा अन्य विषयों के अध्ययन में भी किया जाता है। इसीलिए हमने क्या कहा कि जो गणित विषय है वो अन्य विषयों से ज्यादा शक्तिशाली है। गणित विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन में सहायक ही नहीं है बल्कि उनकी प्रगति तथा संगठन का आधारशिला भी गणित है। चलिए, गणित पढ़ाने के तरीके। अब बेटा गणित पढ़ाने के क्या तरीके हो सकते हैं? गणित को कैसे पढ़ाएं? देखो, कोई भी विषय है, हर विषय को पढ़ाने के कुछ तरीके होते हैं। इसी तरीके से गणित को पढ़ाने के भी कुछ तरीके होते हैं। तो इसमें क्या दिया बेटा? किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए शिक्षक जो है विभिन्न तकनीकी का उपयोग करता है जिससे कि छात्र उस विषय को आसानी से समझ सके और पढ़ने में उन्हें रुचि आए। अब ये तो टीचर के ऊपर है ना बेटा, वो किसी भी विषय को, मैथ्स को भी वो इतना अच्छे तरीके से बता दे कि बच्चे को इंटरेस्ट आ जाए, है ना, बच्चे को पढ़ने में मन लगने लगे। तो ये क्या है? ये शिक्षक के हाथ में है भाई, वो अलग अलग टेक्निक अपनाता है, तकनीकी का उपयोग करता है और वो जो सब्जेक्ट है उसको इतना आसान बना देता है कि बच्चों से अच्छे से समझ भी सके और बच्चे को रुचि भी आए। शिक्षक पढ़ाने के भिन्न भिन्न उपायों का प्रयोग करते रहते हैं। अब हम गणित पढ़ाने की विभिन्न तकनीकियां जो है उनको हम समझेंगे और वो गणित पढ़ाने की जो तकनीकी है वो क्या है। चलिए, पहली तकनीकी क्या है? अभ्यास कार्य। मैथ्स में बेटा क्या करना होता है? आपको प्रैक्टिस करनी होती है। जितना अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका परफेक्शन होता जाएगा। तो इसमें क्या है? स्वाध्ययन के लिए अभ्यास कार्य जो है वो बेहतर विकल्प होता है। मैथ्स में प्रैक्टिस करनी होती है। अभ्यास कार्य द्वारा छात्रों को भिन्न भिन्न चुनौतियों का सामना करने और उनसे सीखने को मिलता है। तो इसमें क्या बताया? पहला पॉइंट क्या था? स्वाध्ययन के लिए अभ्यास कार्य जो है वो एक बेहतर विकल्प होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? अभ्यास कार्य द्वारा छात्रों को भिन्न भिन्न चुनौतियों का सामना करने और उनसे सीखने को मिलता है। तीसरा पॉइंट क्या है? अध्ययन की हुई बातें जो है वो लंबे समय तक याद रखी जा सकती हैं। जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप उस समय जो भी सीखते हो उसको बहुत अच्छे से लंबे समय तक आप याद रख सकते हैं। पढ़ाई तुरंत आरंभ करने वालों के लिए जो अभ्यास कार्य है वो क्या है? काफी लाभप्रद होता है ना। तो अभ्यास कार्य, मैथ्स में अभ्यास करना पड़ता है बेटा। यदि अभ्यास कार्य की रूपरेखा अच्छे से तैयार नहीं की गई है तो वह अनुपयोगी साबित होगा। क्या होगा? अगर आपने अभ्यास की रूपरेखा को अच्छे से तैयार नहीं किया है तो वो क्या है? अनुपयोगी साबित होगा। अगला पॉइंट क्या है आपका? गृह कार्य।
गृह कार्य में क्या है कि छात्रों को गणित की जानकारी कक्षा में देकर उन्हें घर के लिए कार्य देना ही गृह कार्य है। होमवर्क है, सबको मिलता था, जब आप और मैं हम पढ़ते थे तो हमें भी मिलता था होमवर्क। तो क्या है बेटा कि छात्रों को गणित की जानकारी तो आप क्लास में दे दें, जो भी आपको उनको समझाना है, जो भी कॉन्सेप्ट समझाना है वो समझाएं क्लास में, और उसके बाद उनको प्रैक्टिस के लिए होमवर्क दे, ताकि वो घर जाके जो आपने समझाया उसकी प्रैक्टिस करें। दूसरा पॉइंट क्या है, गृह कार्य जो है पाठ्यक्रम को समय पर समाप्त करने में सहायक होता है। जो होमवर्क होता है वो पाठ्यक्रम को सही समय पर समाप्त करने में मदद करता है। माता पिता बच्चों के शैक्षणिक विकास को भी जान सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, गृह कार्य जो है छात्रों में स्व अध्ययन को बढ़ावा देता है। गृह कार्य के माध्यम से छात्र अपने खाली समय का उपयोग जो है वो बेहतर ढंग से कर सकते हैं। बच्चा स्कूल से घर आया, आधा दिन उसके पास है, अगर उसके पास कुछ होमवर्क ही नहीं है तो वो क्या करेगा, इधर उधर घूमेगा। लेकिन अगर उसको होमवर्क मिल जाता है तो क्या जो भी उसने आज क्लास में पढ़ा है वो उसकी क्या करेगा, होमवर्क करेगा, तो वो उसको रिवीजन होगा, मैथ्स में दिया तो उसकी प्रैक्टिस होगी। तो क्या है कि बच्चा जो है अपने खाली समय का बहुत बेहतर तरीके से उपयोग कर सकेगा। अगला क्या है बेटा, मौखिक कार्य। अगला पॉइंट क्या है बेटा, मौखिक कार्य। इसमें क्या है बेटा, कक्षा में शिक्षक और छात्रों के बीच का जो संवाद है वो मौखिक कार्य के अंतर्गत आता है। क्लास में टीचर और बच्चे के बीच में जो भी बातें होती हैं, जो भी संवाद होता है वो क्या है, मौखिक कार्य के अंतर्गत आता है। छात्रों की समझ को मौखिक कार्य द्वारा आसानी से जांचा जा सकता है। इससे छात्रों को सोचने और समझने की जो क्षमता का विकास होता है। अगला पॉइंट क्या है, इससे पाठ को आसानी से दोहराया जा सकता है। इससे छात्रों की लेखन की क्षमताओं का आकलन नहीं हो पाता है। इससे जो है पाठ को आसानी से क्या किया जा सकता है, इससे जो है पाठ को आसानी से दोहराया जा सकता है। लेकिन इससे क्या होता है बेटा, आप मौखिक कार्य करा रहे तो इससे लेखन क्षमताओं का आकलन तो नहीं हो पाएगा ना। तो यही बात इसमें कही गई है कि इससे पाठ को आसानी से दोहराया जा सकता है। जब आप मौखिक कार्य कर रहे हैं, ओरल वर्क कर रहे हैं, तो इससे पाठ को तो आसानी से दोहराया जा सकता है, लेकिन आप ये समझे कि इससे बच्चे की लेखन क्षमता का भी आकलन हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। क्योंकि जब आप मौखिक रूप से कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पर तो लेखन क्षमता का आकलन नहीं हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अब क्या है, लेखन कार्य। लेखन कार्य जो है गणित की शुद्धता और मानसिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। जो लेखन का कार्य है वो क्या है, अगर उससे क्या होता है, बच्चे की जो है मैथमेटिक्स में जो भी शुद्धता है, एक्यूरेसी है, वो बढ़ती है, और मानसिक जो वृद्धि है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। इससे लेखन क्षमता और अच्छी लिखावट का भी विकास होता है। अब यहाँ पर आप बच्चे की लेखन क्षमता का आकलन कर सकते हैं, क्योंकि ये कौन सा है, ये क्या पॉइंट है आपका, लेखन कार्य। जो हम ये तरीके पढ़ रहे हैं, मैथ्स को पढ़ाने के तरीके हैं ना, तो उसमें ये कौन सा तरीका है, लेखन कार्य। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, इसके द्वारा आवश्यक वस्तुएं रिकॉर्ड के लिए रखी जा सकती हैं। इससे गलतियों को आसानी से ठीक किया जा सकता है। लेखन कार्य एक लंबी प्रक्रिया है और इसमें अधिक समय लगता है। चलिए अगला पॉइंट है आपका समूह कार्य। समूह में कार्य यानी ग्रुप वर्क ना, समूह में कार्य करने से ज्ञान का आदान प्रदान होता है। अब आपने ग्रुप बना दिए बच्चों के, तो क्या होगा, ज्ञान का आदान प्रदान होगा। समूह के सदस्यों का अनुभव जो है वो सबके काम आता है। अब एक बच्चे को कुछ पता था, उसने बताया, तो दूसरे ने कुछ और बताया, तो इससे क्या होता है, तो ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है। मतलब कोई चीज मुझे आती है, मैंने आपको बताई, आपको आती है, आपने मुझे बताई, और हमारे साथ में 2-4 लोग थे, तो इससे क्या हुआ कि हमारे ज्ञान का आदान प्रदान हुआ, और हमने जो जितने भी सदस्य थे भाई, सबके अपने अपने अनुभव थे, तो क्या हुआ, हमने एक दूसरे के अनुभव से सीख लिया। तो ये सबके अनुभव क्या होते हैं, समूह में काम आते हैं। अगला पॉइंट क्या है, यहाँ नई चीजें सीखना आसान होता है। आप समूह में बैठे हैं ना बेटा, तो नई चीजें सीखना बहुत आसान हो जाता है। कई बार समूह के सदस्यों का अपेक्षित सहयोग न मिलने से कार्य पर असर पड़ता है। यदि समूह के लोग जो है वो सहयोग नहीं कर रहे हैं ठीक से, तो कार्य के ऊपर इसका असर पड़ सकता है। नहीं तो समूह में क्या होता है, हमेशा नॉलेज एक दूसरे के साथ आप शेयर करते हैं, और ये करना भी ठीक है। जो ग्रुप वर्क होता है, आप देखते हैं पढ़ाई भी बच्चे बहुत से करते हैं इस तरीके से, तो बहुत अच्छा रहता है एक दूसरे के साथ अपनी नॉलेज को शेयर करना। चलिए अब क्या है, तार्किक सोच, लॉजिकल थिंकिंग। जो मैथ है आपका, तो इसका नेचर कैसा है बेटा, तार्किक है इसका नेचर। तो अब हम तार्किक सोच के बारे में पढ़ेंगे। तार्किक सोच के विकास के लिए गणितीय शिक्षण का अत्यधिक महत्व है। पाठ्यक्रम का अन्य कोई विषय ऐसा नहीं है जो गणित की तरह छात्र के मस्तिष्क को क्रियाशील बनाता हो।
जो मैथ्स है बेटा वो बच्चों के मस्तिष्क को क्या करता है, क्रियाशील बनाता है। तो ऐसा और कोई विषय नहीं है जो इतना बच्चे के मस्तिष्क को क्रियाशील बनाता हो। गणित की प्रत्येक समस्या को हल करने के लिए मानसिक कार्य की आवश्यकता होती है। गणित में कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं तो क्या होता है, मानसिक कार्य की आवश्यकता होती है। जैसे ही गणित की कोई समस्या बच्चे के समक्ष आती है, उसका मस्तिष्क जो है उस समस्या को समझने और उसका समाधान करने के लिए क्या हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। जैसे ही बच्चे के सामने आपने कोई भी प्रॉब्लम रखी तो क्या करता है, कोई भी प्रॉब्लम आई तो क्या करता है, तुरंत उसको समझने लगता है, उसका समाधान करने के लिए वो क्रियाशील हो जाता है। गणित की प्रत्येक समस्या एक ऐसे क्रम से गुजरती है जो कि एक रचनात्मक एवं रचनात्मक प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। इस प्रकार बच्चे की संपूर्ण मानसिक शक्तियों का विकास गणित पढ़ने से सरलता से हो जाता है। बच्चे की संपूर्ण मानसिक शक्तियों का विकास गणित पढ़ने से आसानी से हो जाता है। किसी भी समस्या का उचित हल ज्ञात करने की क्षमता का विकास गणित के अध्ययन से ही संभव है। कोई भी समस्या है उसका उचित हल ज्ञात करने की क्षमता का विकास कैसे संभव है, गणित के अध्ययन से ही संभव है। तो गणित बहुत इंपॉर्टेंट है। गणित में क्या होता है, बच्चे का जो मस्तिष्क है वो बहुत ज्यादा क्रियाशील हो जाता है। यही बताया गया है कैसे ये तार्किक सोच को बढ़ाता है आपकी, है ना। अगला क्या पॉइंट है आपका, गणित के तार्किक मूल्य पर प्रकाश डालते हुए महान शिक्षा शास्त्री प्लेटो ने स्पष्ट किया है कि गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। प्लेटो ने क्या कहा है बेटा, कि गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। एक सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने के कौशल जो है गणित ही प्रदान कर सकता है। एक सुषुप्त आत्मा में चेतना और नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल कौन प्रदान कर सकता है, गणित ही प्रदान कर सकता है। ये किसने कहा, प्लेटो ने कहा। विश्व में यह ज्ञान का अथाह भंडार है। जो मैथ्स है वो क्या है, ज्ञान का अथाह भंडार है और इस ज्ञान भंडार में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। यह बात अधिक महत्वपूर्ण नहीं है कि ज्ञान की प्राप्ति की जाए, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि ज्ञान प्राप्ति का तरीका सीखा जाए, जिससे प्राप्त किया गया ज्ञान अधिक उपयोगी तथा लाभप्रद सिद्ध हो सके। तो बेटा विश्व में जो ज्ञान का अथाह भंडार है वो कौन सा सब्जेक्ट है, मैथ्स है। और इससे क्या होता है, हमारा जो मस्तिष्क तो एक्टिव होता ही है, बल्कि जब आप किसी चीज को करके सीखते हैं ना बेटा, तो उससे जो आपको ज्ञान प्राप्त होता है वो आपको बहुत लंबे समय तक आपके माइंड में रहता है ना। तो चलिए आगे बढ़ेंगे हम। किसी भी व्यक्ति के लिए ज्ञान प्राप्त करना तभी उपयोगी हो सकता है जब वह ज्ञान का अपनी आवश्यकता अनुसार उचित उपयोग कर सके। आपने किसी विषय का भी ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन अगर आपने ज्ञान तो पा लिया, आपको आता तो है, लेकिन आपने कहीं उसका इस्तेमाल किया ही नहीं, आपको जब जरूरत थी तब भी नहीं किया, तो फिर क्या फायदा उस ज्ञान का। तो किसी भी व्यक्ति के लिए ज्ञान प्राप्त करना तभी उपयोगी हो सकता है जब वह ज्ञान का अपनी आवश्यकता के अनुसार उचित उपयोग कर सके। किसी ज्ञान का उचित उपयोग करना व्यक्ति को मानसिक शक्तियां हैं उस पर निर्भर करता है। क्या है कि किसी भी ज्ञान का उचित उपयोग करना ये व्यक्ति की जो मानसिक शक्तियां हैं उस पर निर्भर करता है। ये प्रोफेसर सर्टिस के महोदय के अनुसार गणित की शिक्षा प्राथमिक रूप से मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए दी जाती है। गणित के विभिन्न तथ्यों का ज्ञान देना इसके बाद ही आता है। अगला पॉइंट है, इस प्रकार गणित का अध्ययन करने से बच्चों को अपनी सभी मानसिक शक्तियों को विकसित करने का पूर्ण अवसर मिलता है। जो गणित है उससे क्या होता है, बच्चे को अपनी सभी मानसिक शक्तियों को विकसित करने का अवसर मिलता है। गणित का अध्ययन बच्चों को अपनी निरीक्षण शक्ति, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, एकाग्रता, मौलिकता, अन्वेषण शक्ति, विचार एवं चिंतन शक्ति, आत्मनिर्भरता तथा कठिन परिश्रम आदि सभी मानसिक शक्तियों को पूर्ण रूप से विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। इस संबंध में हब्स ने ठीक ही लिखा है कि गणित मस्तिष्क को
तीक्ष्ण एवं तीव्र बनाने में उसी प्रकार कार्य करता है जैसे किसी औजार को तीक्ष्ण करने के काम आने वाला पत्थर। ये किसने कहा? हब्स ने कहा। इससे स्पष्ट है, तर्क सम्मत है ना, इसके अध्ययन से स्पष्ट, तर्क सम्मत एवं क्रमबद्ध रूप से भली भांति सोचने की शक्ति आती है। तो क्या स्पष्ट हुआ आपको कि इससे ये स्पष्ट होता है बेटा कि जो मैथ्स है वो आपके मस्तिष्क को कितना तीव्र बनाता है ना, कितना तीव्र, ऐसे तीव्र बनाता है जैसे औजार को तीव्र करने के काम में जो पत्थर इस्तेमाल में लाया जाता है। चलिए, यहीं पर हमारे जो टॉपिक था वो खत्म होता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे साथ में ही। तो पहला क्वेश्चन है आपका बेटा, निम्न में से क्या गणित की प्रकृति है? गणित का नेचर कैसा है बेटा? क्या गणित का नेचर अलंकारिक है, क्या तार्किक है, या फिर कठिन है, या फिर सामान्य लोगों के लिए नहीं है? भाई ऐसा भी होता है क्या कि गणित जो है, मतलब ये डी ऑप्शन आपका क्या कहता है, सामान्य लोगों के लिए नहीं, तो बिल्कुल गलत है। कठिन है नहीं, अलंकारिक है नहीं, बिल्कुल गलत। कैसा है? जो गणित है उसकी प्रकृति कैसी है बेटा? तार्किक है। कैसी है? तार्किक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? तो बेटा ये किसने कहा? हॉगमैन ने कहा, स्किनर ने कहा, लॉक ने कहा। देखो, स्किनर का तो नहीं है, हॉगमैन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, लॉक की भी बताई, तो कौन सा रह जाता है आपके पास? बेंजामिन पेरिक। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? बेंजामिन पेरिक ने कहा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, गणित को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बेटा? विद्यार्थियों का दुश्मन कहा जाता है, शक्तिशालियों की शक्ति कहा जाता है, मन की भाषा कहा जाता है, या फिर मस्तिष्क का व्यायाम कहा जाता है? तो बेटा जो गणित है उसको क्या कहा जाता है? उसको मस्तिष्क का व्यायाम कहा जाता है। यह आपके मस्तिष्क को तीव्र बनाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो गणित है बेटा वो क्या है? वो मस्तिष्क का विज्ञान है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है। विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है। यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है? तो बेटा जो बच्चा है वो गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझ रहा है, तो अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है? पहला ऑप्शन है आपका कौशल, दूसरा है आपका पूर्व ज्ञान, तीसरा है आपका अनुप्रयोग, या फिर अवबोधन। तो बेटा ये अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है? ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अवबोधन। भाई बच्चा है वो गणित की संकल्पनाएं और सिद्धांतों के अर्थ को समझ रहा है, तो वो अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है? अवबोधन। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है, यह कथन किसका है? ये तो मैंने आपको कराया है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ये किसका है बेटा? गणित जो है वो सभी विज्ञानों का सिंह द्वार है और कुंजी है। गणित जो है वो सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है। तो ये कथन किसका है? बेकन का। पहला ऑप्शन बेकन, दूसरा ड्यूट, तीसरा स्किनर, या फिर कॉमेट। तो बेटा ये किसका है? बेकन का है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो गणित है वो सभी विज्ञानों का सिंह द्वार है व कुंजी है, ये कथन किसका है? बेकन का है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणित के नियम और निष्कर्ष होते हैं। जो गणित के नियम हैं, जो गणित के निष्कर्ष हैं बेटा, वो कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। तीसरा ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक दोनों ही होते हैं। फोर्थ ऑप्शन है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा जो गणित के नियम होते हैं, जो गणित के निष्कर्ष होते हैं, वो कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ होते हैं और सार्वभौमिक होते हैं। सभी जगह एक जैसे ही होते हैं। अगर आपने 3+3 6 लिखा है तो ये सब जगह 6 ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि 3+3 कोई 9 कह दे, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा?
3 + 3 हमेशा 6 होगा। इसी तरीके से गणित का कोई भी नियम आपने, कोई भी फॉर्मूला आपने पढ़ा तो वो सब जगह मान्य है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपने कोई फॉर्मूला लगाते हो तो कहीं और कुछ और हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर 2 + 2 4 है तो सभी जगह 2 + 2 4 ही होगा, है ना। 2 + 2 को 6 नहीं कह सकते, ये ध्यान रखेंगे आपको, ठीक है बेटा। तो गणित के जो नियम होते हैं, जो निष्कर्ष होते हैं, वो वस्तुनिष्ठ होते हैं और सार्वभौमिक होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। गणित की प्रकृति एवं संरचना की जो है उसमें निम्न विशेषता पाई जाती है। गणित विषय में अक्रमबद्धता होती है। गणित की भाषा असंकेतिक है। गणित एक रसहीन विषय है। गणित एक मूर्त विषय है। बेटा गणित क्या मूर्त विषय है? आपको मैंने अभी पीछे 1-2 पॉइंट में समझाया ये। तो गणित की जो प्रकृति और जो संरचना है उसमें निम्न विशेषता पाई जाती है। क्या? कि गणित एक रसहीन विषय है। क्या है? गणित एक रसहीन विषय है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहीं पर हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस video.